हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें शुरुआत करनी है अपने होम मैनेजमेंट का। जो हमने शॉर्ट नोट्स तैयार करना शुरू किया था उसके टॉपिक्स को ज़्यादातर कवर कर दिया गया, कुछ क्लास ही बचे हैं जिसमें से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा भवन निर्माण हो रहा है उसमें किस प्रकार के सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके भाग को अलग अलग बांटा गया है, उनका बाहरी व्यूज़ कैसा होगा, आंतरिक व्यू कैसा होगा, या फिर उनकी परछाइयाँ किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ हमने उसके बाद वाली क्लास में पढ़ा कि भवन निर्माण के साथ ही साथ ये रसोई घर जो है हमारा वो कितने प्रकार से बनाया जा रहा है, इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, शैलियाँ क्या है, ये सारे टॉपिक्स को पिछली क्लास में हमने कवर किया था। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि जो हमारा होम मैनेजमेंट है, होम मैनेजमेंट के साथ ही साथ भवन निर्माण तो हमने कर लिया, लेकिन भवन निर्माण में हमें फर्नीचर को भी स्थान देना होता है जिसका प्रयोग हम सामग्रियों को एकत्रित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, या फिर घर में साफ सफाई रखने के लिए, स्वच्छता रखने के लिए फर्नीचर का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा फर्नीचर होता है उसकी शुरुआत कब हुई, किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा रहा है, ये क्यों आवश्यक है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। आप लोग से यही कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ये क्लास जो है होम मैनेजमेंट की आप लोगों के लिए वो सभी होम साइंस के टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, किसी भी स्टेट के हो, यूपी टीजीटी पीएचटी का हो, DSSB का हो, बीपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, LTJIC का हो, नेट JRF का हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत थियरी में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जिस टॉपिक से पुटअप किया जा रहा है वो सब टॉपिक्स को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो फर्नीचर जो है आज का टॉपिक हमारा, फर्नीचर आप लोग सुने होंगे, नाम जान रहे हैं, लेकिन जब आप फर्नीचर का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? कुर्सी मेज नाम आता होगा। क्यों आता है? क्योंकि सबसे शुरुआती दौर में कुर्सी को ही अपना फर्नीचर माना गया था, लेकिन सामग्रियों को एकत्रित रखने वाली या फिर घर में जो भी सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है वो सभी हमारे फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो दीवार के डेकोरेशन के लिए हो, फर्श के डेकोरेशन के लिए हो, सामान को एकत्रित रखने के लिए हो, सोने के लिए बेडशीट वगैरह हो, बैठने के लिए हो, ये सभी सामग्रियों को ही फर्नीचर के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो फर्नीचर है हमारा, इसका जो आविष्कार है वो कब हुआ था? इजिप्ट यानी कि जो मिस्र में है वहाँ पे इसका आविष्कार किया गया। किसका? फर्नीचर का। फर्नीचर का आविष्कार इजिप्ट को माना गया है। इसके बाद देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि फर्नीचर जो है हमारा सबसे पहले कौन सा फर्नीचर बना था, तो सबसे पहले जो हमारा फर्नीचर बना था वो है कुर्सी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला फर्नीचर कौन सा है, तो आप उसमें बताएंगे कि कुर्सी जो है ये हमारा सर्वप्रथम बनाया जाने वाला फर्नीचर है। इसके बाद देखिएगा जो ये फर्नीचर हम बना रहे हैं, ये फर्नीचर जो है उसकी किस प्रकार की शैलियाँ हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। और ये आपका जो मेन बुक है वहाँ पे भी इसमें से कुछ टॉपिक नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। फर्नीचर की जो शैली बताई गई मुख्यतः ये 4 प्रकार की बताई गई है: रीनेसेंस शैली, बारोक शैली, रोकोको शैली और नियो क्लासिक शैली। ये स्थान इसका क्या है? ऊपर के दोनों रीनेसेंस और बारोक शैली जो है वो इटली में प्रारंभ हुई और इटली की शैली मानी जाती है। रोकोको शैली और नियो क्लासिकल जो शैली है फ्रांस से इसका जो शैली है वो उत्पादित माना जाता है। ये कब से कब तक का है, किसके मध्य हुआ? जो रीनेसेंस शैली इटली में हुई, ये शैली जो प्रचलन था ये 1400 से 1800 ईस्वी के मध्य में हुआ था। बारोक शैली जो है ये 1550 से 1750 के मध्य माना जाता है। रोकोको शैली जो है वो फ्रांस में माना जाता है, ये 1715 से 1775 के मध्य माना जाता है। वहीं पे नियो क्लासिकल की बात करें तो ये जो फ्रांस से पाया जा रहा है और 1775 से 1800 के मध्य पाया जा रहा है, यानी कि 1400 से लेकर 1800 के मध्य ये चारों शैलियों का विकास हुआ। और प्रेजेंट टाइम में ये चारों शैलियों में से ही जो
फर्नीचर है आधुनिक युग में उसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो चाहे आपके रसोई घर की बात की जाए या फिर इस प्रकार की जो भी शैलियाँ आपको देखने को मिलती है, पुष्प शैली देखने को मिलती है, रसोई घर की शैली देखने को मिलती है, फर्नीचर की शैली देखने को मिलती है, इन सभी में जो आधुनिक शैली है हमारी वो पाश्चात्य और विदेशी शैली दोनों का मिश्रित रूप होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे फर्नीचर की शैली में भी बताया गया। ये जो चारों शैलियाँ हैं ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है और ऑप्शनल में भी ये पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा और आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। 1400 से 1800 के मध्य ये चारों शैली विकसित हुई हैं और ऊपर की दोनों रीनेसेंस और बारोक शैली इटली की, रोकोक शैली और नियो क्लासिकल फ्रांस की हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा फर्नीचर है इसका प्रकार जो है वो किस प्रकार से डिवाइड किया गया, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो जो फर्नीचर है वो किसी आधार पे बताया गया, एक नहीं कई आधारों पे इसका वर्गीकरण किया गया। जैसे देखिएगा कीमत, पदार्थ, शैली, बनावट, उपयोग आदि के आधार पर विभाजित किया गया। ये आधार अगर आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं, इसमें ज़्यादा रटने की ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं वही आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। जैसे इसमें कीमत की अगर बात करें तो महंगे फर्नीचर हो गए और सस्ते। ठीक है, पदार्थ की बात की इसमें लकड़ियों के भी हो सकते हैं, लोहे के हैं, स्टील के हैं, इस प्रकार से जो भी अपना जो तत्व है, जो धातु है, उनसे जो मिलकर के बना हुआ है वो पदार्थ के आधार पर फर्नीचर का वर्गीकरण हो गया। उसके बाद है शैली। शैली में जो 4 शैलियाँ बताई गई, इन शैलियों के आधार पर और देसी और विदेशी शैली के आधार पर ये फर्नीचर बनाया गया। फिर बनावट के आधार पर उसका बनावट कैसा रखा गया। बनावट में आप देखे होंगे किसी में जो है नीचे से मतलब कि आप लाइब्रेरी में अगर जाते होंगे वहाँ के चेयर आपको अलग देखने को मिलते हैं, फाइबर के जो चेयर है वो अलग देखने को मिलते हैं आपको, और फिर लकड़ियों के, स्टील के, मतलब कि आप जो उसकी बनावट कैसे दे रहे हैं इस आधार पे अलग अलग प्रकार से बताया गया है। वहीं पे अगर हम सोफ़े वगैरह का प्रयोग करते हैं तो सोफ़े वगैरह में भी देखिए प्रयोग आप फर्नीचर का कुर्सी का ही कर रहे हैं, बैठने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी बनावट जो है वो डिफरेंट देखी जा रही है। उसका उपयोग के आधार पर अगर देखी जाए तो उपयोग के आधार पर जो फर्नीचर है उसमें अलमारी हो गया, पर्दा हो गया, उसके बाद फर्श का बिछावन हो गया, बेड शीट हो गया, बेड हो गया, और इसके साथ ही साथ कमरे में ये इस प्रकार की जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, टेबल है, कुर्सी है, वो सभी जो है उपयोग के आधार पर फर्नीचर को अलग अलग बांटा गया है। ये सभी चीज़ें हमारी फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं, इसलिए उपयोग के आधार पर इनका प्रयोग किया गया और इनका वर्गीकरण किया गया। तो इस आधार पर इनका फर्नीचर को जो वर्गीकरण किया गया वो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सिर्फ आप यही बातें याद रखते हैं तो। इसके बाद देखिएगा जो हमारा फर्नीचर है उस फर्नीचर से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड एक एक पूछा जाता है, वो वर्ड जो दिया जाता है उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है हमारे होम मैनेजमेंट में, उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं लेकिन मैनेजमेंट में, अपने होम मैनेजमेंट में किस नाम से इसको जाना जाए, एग्जाम में किस वर्ड के नाम से उसका जो है विस्तृत रूप पूछा गया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझना। जिसमें सबसे पहले देखिएगा कार्निक्स का नाम आता है। कार्निक्स का क्या मतलब है कि पर्दा राड को छुपाने हेतु। आप लोग देखे होंगे पर्दे को लगाने के लिए एक राड का प्रयोग किया जा रहा है, उस राड में ऊपर से पर्दे नुमा छोटी सी आकृति में बना हुआ है, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है उस राड को छुपा दिया जाता है उस कपड़े से। तो जो कपड़े से राड को छुपाया जा रहा है, इस प्रकार से बने हुए पर्दे को क्या कहा जा रहा है, कार्निक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपहोस्ट्री वर्ड आता है। पूछा जाता है कि अपहोस्ट्री किसे कहते हैं, या फिर पूछा जाएगा कि एक प्रकार का सोफा कवर। फिर ऑप्शनल में आपको ढेर सारे वर्ड दे दिए जाएंगे, इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कि अपहोस्ट्री। आप देखे होंगे जो सोफे का कवर होता है उसका जो कपड़ा है वो मोटा होता है और खुरदरा होता है, और जल्दी ये कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का जो कपड़ा है सोफे कवर के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसे अपहोस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद ये ब्लाइंड बेनिस या बेनिसियल ब्लाइंड, ये क्या है ये समझिएगा। डोरी की मदद से ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं खींचने वाला जो पर्दा होता है। देखिएगा कमरे में जो बड़ी सी खिड़कियां लगी होती हैं, कुछ पर्दे जो है जो पाइप पे लगे हुए, राड पे लगे हुए, आप उसको डायरेक्ट खिसका दे रहे हैं, हाथ से खिसका दे रहे हैं। उसमें राउंड
में सर्कल बना हुआ उससे वो जो है इधर से उधर हो जा रहा है। लेकिन कुछ पर्दे ऐसे होते हैं जो डोरी के माध्यम से खींचा जाता है, वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में खिसक भी रहा है। और कुछ पर्दे ऐसे होते हैं जो अप टू डाउन और डाउन टू अप में खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इस प्रकार से डोरियों की मदद से खुलने और बंद होने वाले पर्दे को ब्लाइंड बेनिस या बेनिसियल ब्लाइंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बैलेंस फिल्मेंट टास्क जो होता है, बैलेंस फिल्मेंट टास्क क्या है ये देखिएगा। हल्के रंग के गाढ़े रंग के झालर बनाना बैलेंस फिल्मेंट टास्क है। इसका मतलब है कि आप जो पर्दा बना रहे हैं उस पर्दे में हल्के रंग पर गाढ़े रंग का, यानी कि जो आपका पर्दा है ना, उस पर्दे अगर वो पर्दा हल्के रंग का है उस पर गाढ़ा प्रिंटिंग हुआ है, या फिर गाढ़े पे हल्के रंग का झालर अगर आप लगा देते हैं। आप लोग नॉर्मल देखे होंगे प्रेजेंट टाइम में पर्दे जो है मार्केट में उपलब्ध है वो कई प्रकार के उपलब्ध होते हैं। कुछ पर्दे आपको देखने को मिलता है कि जो पर्दा है पर्दे के ऊपर से झालर नुमा यानी कि चुन्नट के हिसाब से बना हुआ रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे इस हिसाब से देखने को मिलता है, एकदम से पूरा ऐसे पूरा रहता है, पर्दे के ऊपर से झालर नुमा लगा हुआ होता है। तो उसको क्या कहा जा रहा है, उसे बैलेंस फिल्मेंट टास्क के नाम से जाना जाता है। और पर्दे पे जो झालर लगा हुआ है चुन्नट में, इसको क्या कहा जाएगा, बैलेंस फिल्मेंट टास्क। और ये चुन्नट जो है वो गाढ़े रंग के कपड़े का होगा, हल्के रंग के पर्दे पर गाढ़े रंग का झालर लगा होगा, उसको बैलेंस फिल्मेंट टास्क के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा टेपेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो गंदगी से बचाने व सुंदर लुक देने हेतु टेपेस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। पर्दे आप लोग देखिए, पर्दे का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही फिसलन युक्त होता है, जल्दी गंदा नहीं होता है। तो वो जिस कपड़े का बना हुआ होता है उसे टेपेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्राफ्ट्समैन की बात करें हम करते हैं तो ये क्या होता है कि पर्दा, सोफा, बेडशीट आदि के कपड़े है तो जो कपड़ा प्रयोग किया जा रहा है उसे क्राफ्ट्समैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चिक। चिक क्या होता है, आश्रम में लगी बांस या बेत के पर्दे को चिक कहते हैं। आप लोग अगर कुछ कुटियों पे गए होंगे, पहले ज़्यादातर कुटियाँ आश्रम देखने को मिलता था, और प्रेजेंट टाइम में जो आश्रम है जहाँ पे जो गुरु लोग हैं जो ज्ञान देते हैं उन सब के पास अगर आप जाते होंगे तो ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलता है वहाँ कपड़े के पर्दे का प्रयोग ना करके बांस की जो बल्लियाँ हैं, पतली पतली बेत वगैरह होते हैं, उनके पर्दे पतली सी सीट में मिलती है आपको देखने को। तो वो जो पर्दे का प्रयोग किया जाता है बांस या बेत का बना हुआ होता है उसे चिक के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में ज़्यादातर ये वर्ड पूछा जाता है, टेपेस्ट्री, अपहोस्ट्री, चिक, कार्निक्स, बैलेंस फिल्मेंट टास्क, ये सारे वर्ड ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं और ये इंपॉर्टेंट वर्ड के अंतर्गत आता है। आप इसे ऑप्शनल में भी देख पाएंगे और मैच द फॉलोइंग में भी देख पाएंगे। ज़्यादातर नेट के एग्ज़ाम में ये सारे टॉपिक्स देखने को आपको मिलते हैं। इसके बाद देखिएगा स्वेग। स्वेग क्या होता है, पर्दे के ऊपर लगे तोरण और पर्दे को साइड से बीच में बांध देना। आप पर्दा देखे होंगे ना, पर्दा जो है हमारा वो कैसा हो, समझ लीजिए अगर ये एक कमरा है, कमरे के दरवाजे में इस प्रकार से पर्दा लगा हुआ है, यहाँ से पर्दा लगा हुआ है, ठीक, पूरा पर्दा इस प्रकार से वो कमरे के दरवाजे को ढका है, ठीक है। लेकिन अब ये देखिएगा इसमें आप जो है एक दरवाजे पे दो पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ से अलग हो गया, एक यहाँ से, तो फिर आप देखते होंगे यहाँ पे जो एक बेल्ट के नुमा पट्टियाँ लगी हुई होती है दोनों साइड में, जिससे हम इस पर्दे को पकड़ के यहाँ पे बांध देते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो तोरण नुमा और यहाँ से तोरण के जैसा बना हुआ होता है, तो इस प्रकार के बनने वाले पर्दे को स्वेग के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, पर्दा मान लो एक दरवाजे में दो पर्दे का प्रयोग किया गया, दरवाजा खिड़की कुछ भी हो सकता है, तो दो पर्दे का जब आप प्रयोग करते हैं ना तो यहाँ से बीच से आधे एक पर्दे को इधर और एक पर्दे को इस साइड में पकड़ के यहाँ बीच में उस बेल्ट से यहाँ पे बांध दे, चिपका देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बनने के बाद ये इधर लटकता है और ऊपर से इसी प्रकार से बना हुआ होता है
और इसके ऊपर से तोरण के नुमा कपड़े की अलग से झालर बनी हुई होती है, तोरण बना हुआ होता है। इसे स्वेग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद देखिएगा अगला है लैम्ब्रिक क्वीन। लैम्ब्रिक क्वीन के नाम से जो जाना जा रहा है, ये क्या चीज होता है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिएगा लैम्ब्रिक क्वीन जो है जिसमें पर्दे के ऊपर चौकोर तोरण नुमा बना हुआ होता है। इसमें आपने देखा कि तोरण लगा हुआ है, बैलेंस पेलमेंटास में झालर नुमा लगा हुआ था। लेकिन वही लैम्ब्रिक क्वीन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पर्दे पर जो है इस प्रकार से चौकोर पट्टी लगी हुई होती है और नीचे से इस प्रकार से पर्दा जो है हमारा वो लटका हुआ होता है। इसमें पर्दे के ऊपर चौकोर तोरण लगा हुआ होगा, उसे लैम्ब्रिक क्वीन के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को। इस पॉइंट को तीनों में जो डिफरेंट बताया गया ये आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको ये समझने में समस्या होने लगती है कि बैलेंस पेलमेंटास जो है स्वेग और लैम्ब्रिक क्वीन में क्या डिफरेंट है। इसमें चुन्नट नुमा झालर लगा हुआ है, स्वेग में क्या है तोरण नुमा लगा हुआ है और लैम्ब्रिक क्वीन में चौकोर तोरण लगा हुआ है और इसमें जो है पर्दे का ही प्रयोग किया गया है। और स्वेग के पर्दे का मॉडल भी आपने देख लिया कि दो पर्दे लगे हुए हैं, दोनों को बीच से साइड से ऐसे पकड़ करके बांध दिया गया, चिपका दिया गया है। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिएगा जो हम पर्दे का प्रयोग कर रहे हैं फर्नीचर में, वो पर्दा जो है उसका चुनाव हम किस प्रकार से करेंगे कि कमरे का जो आकर्षण है और उसका उपयोग जो है वो बढ़ जाएगा। आपके लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है और आप जानते भी होंगे कि पर्दे का प्रयोग आखिरकार कमरे में क्यों किया जाता है। यहाँ जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, पर्दे का प्रकार बताया जा रहा है, उसका चुनाव बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए आपको ये भी तो समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्दा है उसका प्रयोग आप कमरे में क्यों कर रहे हैं। कमरे में एकांतता प्रदान करने के लिए, कमरे में बड़े से कमरे को दो भाग में डिवाइड करने के लिए पर्दे का प्रयोग आप कर रहे हैं। कमरे को सुंदरता प्रदान करने के लिए, एकांतता प्रदान करने के लिए, बाहरी जो प्रकाश है उसके आवागमन को रोकने के लिए, वायु के साथ आने वाले गंदगी धूल मिट्टियों को रोकने के लिए, इन सभी के लिए हम क्या करते हैं पर्दे का प्रयोग करते हैं। तो जब हम पर्दे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका चुनाव जब हम करते हैं कि अपने कमरे में हम किस प्रकार का पर्दा लगाएं, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर उसको आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और आपके कमरे का जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। इसमें देखिएगा जब पर्दे का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले मौसम को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि गर्मी के मौसम में हल्का रंग और ठंडी में गहरे रंग का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर पहनने के लिए भी सफ़ेद रंग के कपड़े का अगर प्रयोग किया जाता है, हल्के रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत ही आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो हल्के रंग का कपड़ा होता है वो प्रकाश का परावर्तन कर देता है, यानी कि जब प्रकाश आता है पास में व्यक्ति के पास तो वो परावर्तित होकर दूर चला जाता है। जबकि वहीं पे गहरे रंग जैसे कि काले रंग के कपड़े का अगर प्रयोग किया जाता है गर्मियों के मौसम में तो वो अपने आप में प्रकाश को जो है आकर्षित कर लेती है, यानी कि अपने आप में अवशोषित कर लेती है, जिससे कि गर्मी अधिक लगती है। तो सेम वही बातें पर्दे के चुनाव में भी होता है कि गर्मी के मौसम में हमेशा हल्के रंग के पर्दे का प्रयोग और ठंडी के मौसम में गहरे रंग के पर्दे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अधिक प्रकाशवान कमरे में गहरा रंग और कम प्रकाश वाले कमरे में हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ध्यान से समझिए। अधिक प्रकाश अगर कमरे में है और आप उसमें गहरे रंग के पर्दे का प्रयोग कर रहे हैं तो वो जो है ढेर सारे प्रकाश को अवशोषित करता हुआ प्रतीत होता है। वहीं पे अगर कमरे का जो रंग है अगर वो हल्का है तो क्या करेंगे आप लोग, हल्का नहीं सॉरी कम प्रकाश है अगर कमरे में तो वहाँ पे अगर आप हल्के रंग के पर्दे का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे प्रकाश जो है परावर्तित होता हुआ प्रतीत होता है और कमरे में अधिक रोशनी रहती है। आप पढ़े होंगे
या फिर आपको पिछली क्लास में बताया गया था, जब आपको रंग बताया जा रहा है, रंग वाले चैप्टर में डिटेल्स में बताया गया कि जो सफ़ेद रंग होता है वो प्रकाश को तेज़ी से परावर्तित करता है। तो अगर आप कमरे का जो रंग है, अगर दीवार भी अगर आप सफ़ेद रंग का पेंटिंग करवाते हैं सफ़ेद रंग में, तो उससे क्या होता है, कमरा अधिक प्रकाशवान दिखाई देता है। तो इसीलिए बताया गया कि अगर कमरे में कम प्रकाश है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कमरे में हल्के रंग के पर्दे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिएगा, छोटे कमरे में हल्का रंग और बड़े कमरे में गहरा रंग का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब कमरा छोटा होगा तो आप हल्के रंग के पर्दे का अगर प्रयोग कर देते हो, कमरा आपका बड़ा दिखाई देता है, देखने में बड़ा प्रतीत होता है। वहीं पे अगर बड़े से कमरे की हम बात करते हैं, बड़ा सा हॉल हो और उसमें आप गहरे रंग के पर्दे का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे कमरा छोटा प्रतीत होता है। ये सारे पॉइंट को ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। इसके बाद प्रिंटेड दीवार पे सादा पर्दा और सादे दीवार पर प्रिंटेड पर्दा, क्यों? जिससे कि वो डिज़ाइन एक दूसरे से डिफरेंट रहे, अलग रहे। अगर पूरा दीवार प्लेन है सफ़ेद रंग में और आप कमरे में पर्दा भी सफ़ेद रंग का लगाएंगे तो कमरे में कोई आकर्षण नहीं दिखेगा। वहीं अगर आप पूरे सिंपल से कमरे में सादे रंग के, हल्के रंग के कमरे में गाढ़े रंग के पर्दे का प्रयोग करते हैं तो वो हाईलाइट होगा, दिखेगा कि यहाँ पर्दा लगाया गया और कमरे के आकर्षण को वो बढ़ाता है। तो इसके लिए ये बातें आप ध्यान में रखिएगा कि प्रिंटेड दीवार है, अगर पेंटिंग हुई है गहरे रंगों में या फिर अलग अलग कलरों से, तो वहाँ पे सादे पर्दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दीवार जो है वो सादे रंग का है तो प्रिंटेड पर्दे का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दीवार पर समान रंग योजना, ये पॉइंट ध्यान से दोनों देखिएगा। इसके बाद जो है दीवार पर समान रंग की योजना, जब आप रंग योजना पढ़ रहे थे, मुंसेल का रंग योजना पढ़े, प्रॉन्ग के अनुसार पढ़े, तो वहाँ पे आपको बताया गया था जो रंग चक्र है उसमें मोनोक्रोमेटिक रंग और पूरक या खंडित रंग योजना आपको पढ़ाया गया था। तो वहाँ से रंग चक्र को ध्यान में रखते हुए आप जो है जब दीवार पर समान रंग का प्रयोग करते हैं, समान रंग का मतलब होता है कि जैसे ये आपका रंग चक्र था, रंग चक्र में अलग अलग इस प्रकार से चक्र बने हुए थे। तो मान लो कि ऊपर की साइड में सभी रंगों में गहरा रंग पाया जा रहा है, धीरे धीरे इसमें से क्या देखने को मिलता है कि हल्का रंग हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से जो बताया गया, यहाँ गाढ़ा रंग, धीरे धीरे उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, तो ऊपर एकदम गहरा, उससे फिर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। तो एक ही रंग का आप प्रयोग कर रहे हैं और गहरे से हल्के की तरफ जब प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप जब कमरे में पर्दे का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जा रहा है, मोनोक्रोमेटिक रंग का प्रयोग किया गया कहलाता है। दीवार पर समान रंग का प्रयोग, एक ही रंग होगा, सिर्फ डिफरेंट इतना होगा कि कमरे का रंग और पर्दे के रंग में सिर्फ हल्कापन और गहरापन ही दिखाई देगा, बल्कि पूरे कमरे का जो रंग है वो एक जैसा ही होगा। और यहाँ दीवार पर विपरीत रंग योजना में क्या करते हैं, जो ये हमारा रंग चक्र था, इस रंग चक्र में जो एक आमने सामने वाला, जो एक दूसरे के अपोजिट रंग है, अगर इस रंग का दीवार है तो उसके सामने वाला खंडित रंग जो है उसमें हम उसका पर्दे का प्रयोग कर लेते हैं। अगर इस रंग का प्रयोग किया गया तो उसके जस्ट सामने वाले रंग का हम प्रयोग पर्दे के लिए कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कमरे के रंगों के लिए प्रयोग करते हैं, पर्दे का चुनाव करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आकर्षण प्रदान करता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपने फर्नीचर को पढ़ा और पर्दे के बारे में पढ़ा, फर्नीचर के जो कपड़े वगैरह हैं उनके बारे में भी पढ़ा। अब आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट, फर्श के बिछावन के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया है, जिसमें से देखिए कालीन और गलीचा पूछा जाता है। कालीन जो है फर्श से बिछाई जा रही, गलीचा भी बिछाया जा रहा है, दोनों में डिफरेंट क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा जब कालीन की बात करते हैं तो पूरे फर्श को ढकने वाला, कमरा जितना बड़ा है वो पूरे फर्श को ढक रहा है, कहीं भी थोड़ा भी स्पेस खाली नहीं है। तो इस प्रकार से फर्श के बिछावन को क्या कहा जाता है, कालीन कहा जाता है। यह जो है मोटे सूत या ऊन के प्रयोग के द्वारा बनाया जाता है और इसमें बड़े करघे के द्वारा ये बुनाई की गई होती है। इसके बाद ये सामान्यतः 9 से 18 फीट चौड़ा यह होता है। वहीं पे अगर गलीचे या रग की बात करें तो ये क्या होता है कि जो कालीन है हमारा, सेम वही चीज़ गलीचा भी होता है, लेकिन
यह जो है गलीचा ये कालीन से छोटा होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई 3, 15 और 12x15 का ही होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई कम होती है। अगर आप चाहे इसे अलग से छोटा सा भी खरीद सकते हैं जो ये हमारा गलीचा है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि कालीन को ही काट करके आप छोटा सा गलीचा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आई होप अच्छे से सारे टॉपिक्स को आप समझ पाए होंगे, जिसमें से हमने पर्दे को पढ़ा, फर्नीचर को पढ़ा, फर्नीचर की शैलियाँ, फर्नीचर के प्रकार और विभिन्न प्रकार के पर्दे और उनका चुनाव किया गया, गलीचा और कालीन के बारे में आपने पढ़ा। तो आज की क्लास जो है हमारी, अगर आप लोग को पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अवश्य शेयर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।